Hello kittens and welcome back to our YouTube channel The Mindful Cats. So, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th का चैप्टर नंबर 3 मीटिंग लाइफ चैलेंजेस. So let's get started. ओके, सो हम लोगों के पास सबसे पहले है चैप्टर की चेकलिस्ट. तो इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं. सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर हम स्ट्रेस के बारे में पढ़ेंगे. मीटिंग लाइफ चैलेंजेस मतलब हमारी लाइफ में मेन चैलेंजेस जो होते हैं ना, उनमें से सबसे बड़ा चैलेंज हमारा स्ट्रेस ही है. तो हम इस चैप्टर में स्ट्रेस के बारे में पढ़ने वाले हैं. हम लोग मीनिंग देखेंगे स्ट्रेस का, फिर हम लोग नेचर और टाइप्स ऑफ सोर्सेज देखेंगे स्ट्रेस के, फिर हम लोग इफेक्ट्स देखेंगे स्ट्रेस का ऑन आवर साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग एंड हेल्थ, फिर हम लोग कोपिंग ऑफ स्ट्रेस की स्ट्रैटेजीज देखेंगे, एंड लास्ट में हम लोग प्रमोटिंग पॉजिटिव हेल्थ एंड वेलबींग के बारे में पढ़ेंगे. दिस इज अ वेरी स्ट्रेस फ्री चैप्टर ऑनेस्टली. इस सबको स्ट्रेस बिल्कुल नहीं आएगा, बट लेकिन स्ट्रेस से कोप अप करने के तरीके जरूर पता चल जाएंगे. सो हम लोग उसको अच्छे से पढ़ेंगे. सो फर्स्ट इज स्ट्रेस क्या होता है. तो इसकी डेफिनेशन थोड़ी सी आपको डिफिकल्ट हो सकती है याद करने के लिए, बट डोंट वरी, मैंने ये जो डायग्राम बनाया है आप लोगों के लिए, ये डायग्राम आपको ये याद करने में हेल्प करेगा. कैसे? लेट्स सी. द पैटर्न ऑफ रिस्पॉन्सेस. सो एक ऑर्गेनिज्म है, दिस इज द ऑर्गेनिज्म. ये हमारा वो ऑर्गेनिज्म है जिसको यहाँ पे स्ट्रेस हो रहा है. ठीक है, इसने कुछ पैटर्न ऑफ रिस्पॉन्सेज दिए, अपने कुछ पैटर्न ऑफ रिस्पॉन्सेज दिए टूवर्ड्स द स्टिमुलस इवेंट. ये है हमारा राक्षस जैसा स्टिमुलस इवेंट. स्टिमुलस इवेंट वो है जिसकी वजह से हमारे ऑर्गेनिज्म को प्रॉब्लम हो रही है. तो हमारे ऑर्गेनिज्म ने जो पैटर्न ऑफ रिस्पॉन्सेज बनाए टू द स्टिमुलस इवेंट, और ये स्टिमुलस इवेंट कौन था? जो कि हमारे ऑर्गेनिज्म का इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब कर रहा था और उसकी कोपिंग एबिलिटी को एक्सीड कर रहा था. तो ये है हमारा स्ट्रेस. द पैटर्न ऑफ रिस्पॉन्सेज an organism makes to stimulus events that disturbs the equilibrium and exceeds a person's ability to cope. The pattern of responses an organism makes to stimulus events that exceed the equilibrium and exceed his ability to cope. Simple. Like अगर आपको ये पूरा डायग्राम याद हो जाता है तो आपको पूरी डेफिनेशन भी याद हो जाएगी. दिस इज वेरी इजी. अब आते हैं हमारे पास दो तरीके के स्ट्रेस होते हैं. हमारे पास टाइप्स ऑफ स्ट्रेस. एक तो होता है यू स्ट्रेस एंड एक होता है डिस्ट्रेस. अब यू स्ट्रेस जो होता है, ये होता है द लेवल ऑफ स्ट्रेस दैट इज गुड फॉर अस. स्ट्रेस भी अब अच्छा होने लगा है. द लेवल ऑफ स्ट्रेस, स्ट्रेस अच्छा नहीं है पर लेकिन उसका लेवल अच्छा है. लाइक हम लोग बोलते हैं ना, हर चीज की एक अति होती है, एक लिमिट होती है. तो स्ट्रेस भी कुछ लिमिट तक अच्छा होता है, पर लेकिन उससे ज्यादा एक्सीड होता है तो वो अच्छा नहीं होता. अगर हम लोग यू स्ट्रेस की बात करें तो इसका एग्जाम्पल हो गया एग्जाम टाइम पे. एग्जाम टाइम पे हम लोग को अगर एक लिमिटेड अमाउंट का स्ट्रेस नहीं होगा ना, तो हम पढ़ाई नहीं करेंगे. तो दैट इज कॉल्ड यू स्ट्रेस, जो हम लोग को उस टाइम पर पढ़ाई करने के लिए मोटिवेट करता है. पर लेकिन जब वो स्ट्रेस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है कि हम लोगों का इक्विलिब्रियम उससे डिस्टर्ब हो जाए. इक्विलिब्रियम मतलब किसी चीज का एक बैलेंस पॉइंट होता है जहां तक सब कुछ सही रहता है, उसको हम इक्विलिब्रियम कह रहे हैं एक पर्सन का. जब वो हिल जाता है तो वो डिस्ट्रेस हो जाता है. जैसे कुछ लोग की तबीयत खराब हो जाती है एग्जाम आते ही, तब उनका डिस्ट्रेस आ रहा है, ना कि यू स्ट्रेस. तो the level of stress that is good for us and is one of the person's best assets for achieving peak performance and managing minor crisis. अब जो distress होगा वो causes our body's wear and tear. Body's wear and tear मतलब बॉडी को अच्छे से थका कर ड्रेन आउट कर देती है. स्ट्रेसर्स आर इवेंट्स दैट कॉज आवर बॉडी टू गिव द स्ट्रेस रिस्पॉन्स. अब स्ट्रेसर्स क्या होते हैं? स्ट्रेसर्स होते हैं वो इवेंट्स जो कॉज करते हैं हमारी बॉडी को कुछ भी स्ट्रेस रिस्पॉन्स देने को, और द रिएक्शन इज टू एक्सटर्नल स्ट्रेसर्स इज स्ट्रेन. अब ये जो स्ट्रेसर है ये हो गया स्टिमुलस, ये मिला हमें. उसके बदले में जो रिस्पॉन्स हम लोग का आएगा, जो हम लोग का रिएक्शन होगा, वो होगा इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेन. मतलब ये हमारा इंडिविजुअल है, इसको स्ट्रेस मिला और इसने ये एक्सप्रेशन बनाया, इसने रिस्पॉन्स में स्ट्रेन रिएक्शन रिलीज किया. एंड ये इसमें भी यही बता रहे हैं. अब हम लोग के पास है द कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ स्ट्रेस बाय लैजरस. इन्होंने 2 लेवल्स बताए हैं. फर्स्ट इज प्राइमरी अप्रेजल एंड सेकेंड इज सेकेंडरी अप्रेजल. तो ये जो प्राइमरी अप्रेजल होता है, इन्होंने बताया परसेप्शन ऑफ चेंजिंग एनवायरमेंट. मतलब इन्होंने बताया जो स्ट्रेस होता है,
स्ट्रेस की भी लाइक कुछ दो वो होते हैं अप्रेजल्स। जो फर्स्ट अप्रेजल है इसमें हम लोग जो हमारा चेंजिंग एनवायरनमेंट है उसके बारे में बता रहे हैं। तो जो चेंजिंग एनवायरनमेंट है वो या तो पॉजिटिव वे में होगा, नेगेटिव वे में होगा या न्यूट्रल वे में होगा। अगर नेगेटिव वे में हो रहा है, नेगेटिव वे में जो वो चेंजिंग एनवायरनमेंट है या तो वो जो स्ट्रेसर है हम लोग को किसी तरीके का हार्म दे रहा है, थ्रेट दे रहा है या चैलेंज दे रहा है। और अगर जब हम लोग ये देख लेते हैं कि हाँ जो हमारा चेंजिंग एनवायरनमेंट है उसकी नेचर इन तीनों में से क्या है, उसके बाद हम सेकेंडरी अप्रेजल पे पहुंचते हैं। इसमें हम अपनी कोपिंग कैपेबिलिटीज का असेसमेंट करते हैं। तो अगर हमारे पास सफिशिएंट रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज क्या है, हमारे मेंटल हेल्थ, हमारे फिजिकली स्ट्रेंथ, हमारे पर्सनल लेवल पर कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है वो रिसोर्स, एंड हमारे सोशल रिसोर्सेज, ये हमारे रिसोर्सेज हैं कोप करने के लिए स्ट्रेस के साथ। अगर ये सफिशिएंट अमाउंट में है ये रिसोर्सेज तो हम डील कर लेंगे इससे। पर लेकिन अगर ये इनसफिशिएंट है और हम लोग का जो स्ट्रेसर है वो हम लोग को नेगेटिव किसी तरीके का हार्म, थ्रेट या चैलेंज फेस करने पे मजबूर कर रहा है, तब आता है हम लोगों को स्ट्रेस। और इस स्ट्रेस से कोप करने के लिए हम लोगों ने कुछ स्ट्रैटेजीज हैं वो आगे देखी हैं। These appraisals are very subjective and depend on past experiences and controllable self-efficacy. एंड कंट्रोलेबिलिटी। अब ये जो अप्रेजल होते हैं ये सब्जेक्टिव होते हैं, मतलब पर्सन टू पर्सन ये डिफरेंशिएट करते हैं। अगर एक पर्सन है और एक दूसरा पर्सन है, दोनों को सेम अमाउंट का हम लोगों ने स्ट्रेसर दिया, बट लेकिन आप बताइए दोनों का चेंजिंग एनवायरनमेंट सेम तरीके से नहीं होगा ना। हो सकता है इसके पास सफिशिएंट रिसोर्सेज हो, इसके पास सफिशिएंट रिसोर्सेज ना हो, इसके लिए वो पॉजिटिव अप्रेजल बन चुका हो, पर लेकिन इसके लिए नेगेटिव अप्रेजल बन चुका हो। सो ये जो होते हैं ये सब्जेक्टिव होते हैं, पर्सन टू पर्सन डिफरेंशिएट करते हैं, और ये हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस पर भी डिपेंड करते हैं। जैसे आई सेड पर्सन ए पर्सन बी, तो उन दोनों के पास्ट एक्सपीरियंसेस क्या हैं वो दोनों अलग होंगे, तो दोनों के लिए सब्जेक्टिव होगा। एंड कंट्रोलेबल में इसमें सेल्फ एफिकेसी बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करती है। हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में ही पढ़ा था सेल्फ एफिकेसी क्या होती है, हमारा खुद का कॉन्फिडेंस की हाँ हम लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी होल्ड करें, या हम लोग जो भी एक्शंस अपनी लाइफ के ले रहे हैं हम रिस्पॉन्सिबल हैं उसके लिए, तो हमारी सेल्फ एफिकेसी होती है। अगर किसी पर्सन की हाई होगी तो ऑब्वियसली वो स्ट्रेस के साथ ज्यादा अच्छे से डील कर पाएगा, पर लेकिन किसी की लो होगी तो वो डील नहीं कर पाएगा। अब आते हैं हमारे पास स्ट्रेस रिएक्शंस। तो जो स्ट्रेस रिएक्शंस होते हैं वो साइकोसोशल फिजियोलॉजिकल वे में होते हैं, इमोशनल वे में होते हैं, बिहेवियरल वे में होते हैं, कॉग्निटिव वे में होते हैं। अब आप ये चीज याद रखिए, इस चैप्टर में सिंपल सी एक चीज है, कुछ भी आता है फिजियोलॉजिकल या साइकोलॉजिकल, इमोशनल, बिहेवियरल, कॉग्निटिव, आपको बस ये याद रखना है किस चीज में फिजियोलॉजिकल आएगा, किस चीज में साइकोलॉजिकल आएगा, वरना इमोशनल, बिहेवियरल, कॉग्निटिव ये तो सब आएगा ही आएगा। और सब चीजों में मोस्टली 4 ही हम लोगों के एस्पेक्ट्स ये हैं। तो जो स्ट्रेस रिएक्शंस हम वो देखते हैं। जो स्ट्रेस होता है उसको रिएक्शंस किस किस वे में मिलता है। सबसे पहले जो फिजियोलॉजिकल हम लोग का रिएक्शन होता है उस पर देखते हैं। तो सबसे पहले होता है अराउजल, हम लोग को स्ट्रेस का अराउजल आता है, मतलब कोई भी सामने से स्ट्रेसर मिलता है जिस वजह से अराउजल होता है बॉडी में। उसके बाद हम लोग को जो हाइपोथैलेमस है वो एक्टिवेट होता है। उसमें भी एक होता है ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम, एक होता है पिट्यूटरी ग्लैंड। जो ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम होता है उसमें होता है एड्रिनल ग्लैंड, एंड जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है इसमें होता है कॉर्टिकोस्टेरॉइड, कॉर्टिसोल, ये हम लोग को एनर्जी प्रोवाइड करता है। अब इसमें आता है कैथेक्लोमाइंस, व्हाटएवर द प्रोनाउंसिएशन इज। इसमें एक एपाइनफ्राइन होता है और एक नॉरपाइनफ्राइन होता है। ये वाला जो चीज होती है ये हम लोग का फाइट एंड फ्लाइट एक्टिवेट करती है। तो बेसिकली जब भी हम लोग को अराउजल होता है, हमारा हाइपोथैलेमस हमारे ब्रेन का एक पार्ट है, उससे हमारे ये 2 सिस्टम्स जो होते हैं, ये बेसिकली जो ग्लैंड्स होते हैं एक्टिवेट हो जाते हैं। एंड या तो हम लोग को फाइट एंड फ्लाइट मिलेगा, या तो हम वहां पे खड़े होके उस चीज से लड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल एक शेर है, आप उसके सामने हैं तो आपको अराउजल हुआ, शेर इज द स्ट्रेसर, है ना, आपका हाइपोथैलेमस एक्टिवेट हो जाएगा। उसके बाद या तो आप वहां पे खड़े होकर उससे फाइट करोगे, डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन एंड पर्सन की डीलिंग कैपेसिटी, या तो आप वहां से भागोगे। तो ये जो एनर्जी देता है ना, ये हमारे ये ग्लैंड्स देते हैं। इसमें से बाकी ज्यादा डिटेल में नहीं आएगा, दिस इज नॉट बायोलॉजी, दिस इज साइकोलॉजी। बट इफ यू आर बायोलॉजी स्टूडेंट आपको समझ आ जाएगा, एंड इफ यू आर साइकोलॉजी स्टूडेंट टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इतना जस्ट लर्न करना काफी है। देन आता है इमोशनल। इमोशनल में
जो हम लोग के इमोशनल लेवल पे रिएक्शंस होते हैं उसमें इंसान को फियर फील होता है, एंजाइटी होती है, एम्बैरेसमेंट फील होती है, एंगर आता है, डिप्रेस्ड फील होता है, या फिर इवन डिनायल, वो डिनाई करते हैं कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता स्ट्रेस की सिचुएशन में। एंड बिहेवियरल रिएक्शन क्या होंगे? कन्फर्मेटिव एक्शन और विड्रॉल। या तो आप एज आई सेड फाइट और फ्लाइट, या तो आप कन्फ्रंट करोगे उस चीज को दैट हाँ मैं उस चीज को फेस करूंगा, या तो आप विड्रॉल, आप उस सिचुएशन से बाहर निकलने की कोशिश करोगे। अब आता है कॉग्निटिव रिएक्शन। कॉग्निटिव रिएक्शन में इनएबिलिटी टू कॉन्सेंट्रेट, आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हो अंडर स्ट्रेस, आपको इंट्रूसिव थॉट्स आते हैं, रेपिटेटिव थॉट्स आते हैं, या फिर मॉर्बिड थॉट्स आते हैं, और इन्हीं थॉट्स में इंसान सुसाइड जैसे ऐसे डिसीजंस लेते हैं, जो कि एक बहुत ही गलत रिएक्शन है, बिकॉज ये स्ट्रेस के अंडर लिए हुए एक्शंस होते हैं। अब ये जो स्ट्रेसर्स होते हैं, जो स्ट्रेसर्स, हम यहाँ पे स्ट्रेस की बात नहीं कर रहे, हम स्ट्रेसर्स की बात कर रहे हैं। ये वो स्टिमुलस इवेंट्स हैं जिनकी वजह से हम लोग को स्ट्रेस होता है। तो जो स्ट्रेसर्स होते हैं ये भी इंटेंसिटी, लाइक कितने ज्यादा इंटेंस हैं, इनकी ड्यूरेशन कितनी होती है स्ट्रेसर की, कॉम्प्लेक्सिटी मतलब कितने ज्यादा कॉम्प्लेक्स हैं, और इनकी प्रिडिक्टेबिलिटी, इन 4 वेज में जो स्ट्रेसर्स होते हैं वो वैरी करते हैं। अब जो स्ट्रेसर्स होते हैं वैरी इन टर्म्स ऑफ इंटेंसिटी, ड्यूरेशन, कॉम्प्लेक्सिटी एंड प्रेडिक्टेबिलिटी, ये रिपीट हुआ है। अब हम लोग कुछ देखते हैं सिम्टम्स ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेस में क्या क्या सिम्टम्स आते हैं? पर्सन अनहैप्पी होता है, अनमोटिवेटेड फील करता है, लोनलीनेस फीलिंग होती है, फीलिंग कंफ्यूज्ड और ओवरवेल्म्ड, होपलेसनेस फील होती है, इरिटेबिलिटी आती है, एंगर फील होता है, आउटबर्स्ट होते हैं, मतलब अचानक से ही कोई भी इमोशन बाहर निकल जाता है, आउटबर्स्ट, या फिर रो देना एकदम से ही, इमोशनल ब्रेकडाउन जिसको हम कहते हैं, वरीइंग बहुत ज्यादा, एंशियस फील करना, या फिर एजिटेटेड फील करना। देन आते हैं हमारे पास टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेस के भी कुछ टाइप्स होते हैं। एज आई सेड यही चीज रिपीट होती रहेगी, फिजिकल, एनवायरमेंटल, सोशल एंड साइकोलॉजिकल। फिजिकल वे में क्या होता है टाइप्स ऑफ स्ट्रेस में? जो हमारी बॉडी है, जब वो चेंज होते हैं बॉडी में, आपकी डाइट में कुछ चेंजेस होते हैं, आपको कोई इंजरी हो गई, या फिर आपकी स्लीप साइकिल डिस्टर्ब्ड है, इस वजह से ना हम लोग को स्ट्रेस होता है। जैसे कि बहुत सारे डिजीजेज है जैसे थायरॉइडिज्म, तो उसमें हमारी बॉडी जो होती है वो बहुत ज्यादा चेंज करती है। कुछ लोग का वेट एकदम डिक्रीज होता है, कुछ लोग का वेट बहुत ज्यादा इंक्रीज होता है, और भी बहुत सारे डिजीजेज है जिनकी वजह से वेट फ्लक्चुएशन होता है। तो जब हमारी बॉडी इतना मैसिव अमाउंट में, बहुत ही कम ड्यूरेशन में इतना ज्यादा चेंजेस कर रही होती हैं, फिजिकल चेंजेस हमारी बॉडी में आ रहे होते हैं, तब भी हम लोग को स्ट्रेस होता है। तो एक तो होता है फिजिकल स्ट्रेस, एक इन्वायरमेंटल स्ट्रेस होता है। इन्वायरमेंटल स्ट्रेस होता है बिकॉज ऑफ चेंज इन सराउंडिंग, पोल्यूशन। आज हम लोगों के पास लाइक हर जगह आपको पोल्यूशन मिल जाएगा। एयर पोल्यूशन इंडेक्स सबसे ज्यादा खराब हम लोग का यूपी का, गाजियाबाद, ऑल दीज एरियाज यहाँ का बहुत ज्यादा खराब है। तो यहाँ पे इन्वायरमेंट की वजह से भी स्ट्रेस आता है। सोशल स्ट्रेस होता है, इंटरेक्शन विद पीपल, आपके जो आसपास के लोग हैं वो ही ऐसे हैं जिसकी वजह से आपको स्ट्रेस फील होता है। फिर आता है साइकोलॉजिकल। साइकोलॉजिकल में 4 सब टॉपिक्स हैं, जैसे कि फ्रस्ट्रेशन, कॉन्फ्लिक्ट, इंटरनल प्रेशर एंड एक्सटर्नल प्रेशर। फ्रस्ट्रेशन हो गया कि आप अचीविंग गोल्स, मतलब हिंडरिंग इन अचीविंग गोल्स, आपके जो आपको गोल्स अचीव करने हैं, आप वो गोल्स अचीव नहीं कर पा रहे हो, जिस वजह से आपको फ्रस्ट्रेशन हो रही है। आप खुद सोचिए आपको फ्रस्ट्रेशन कब होती है। फॉर एग्जाम्पल आपको आइसक्रीम खानी है, आपका बहुत ज्यादा मन कर रहा है, एंड आपको आइसक्रीम कोई खाने ही नहीं दे रहा है। आपने आइसक्रीम परचेज भी कर ली पर लेकिन वो गिर गई, आप आइसक्रीम खा ही नहीं पा रहे हो, तो तब आएगी आपको फ्रस्ट्रेशन। तो बेसिकली आपका जो गोल था वो था आइसक्रीम खाना, पर लेकिन वो हिंडर हो रहा है, ये स्पेलिंग गलत लिखी है, वो हिंडर हो रहा है। आप बार बार अपने गोल से पीछे जाते रह रहे हैं रादर देन आगे जाना। तो जब आप अपना गोल अचीव नहीं कर पाते तो आपको फ्रस्ट्रेशन आती है। कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, इनकम्पैटिबल नीड्स। कॉन्फ्लिक्ट्स मतलब आपके इंटरनल माइंड वाले कॉन्फ्लिक्ट्स, बाहर जो कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं। कॉन्फ्लिक्ट्स मतलब आपका खुद से जो कॉन्फ्लिक्ट होता है, जैसे कि मेरे को फॉर एग्जाम्पल मेरे दोस्त के साथ बाहर मूवी देखने जाना है, बट लेकिन मेरा कल टेस्ट है, सो दिस इज कॉन्फ्लिक्ट, आई हैव टू चूज बिटवीन 2 एंड ये दोनों ही इनकम्पैटिबल है, सो दिस इज कॉन्फ्लिक्ट। फिर आता है इंटरनल प्रेशर, लाइक आपकी खुद की, आपके लाइक खुद से आपके पास इतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशन है दैट यस आई हैव टू डू दिस, या फिर आपके पास कुछ इंटरनल प्रेशर्स हैं दैट आपको कुछ प्रूव करके दिखाना है, तो दिस इज इंटरनल प्रेशर। एंड एक्सटर्नल प्रेशर हुआ कि आपकी सोसाइटी, आपके जो आसपास के लोग हैं उन्हें आपसे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस है दैट आई हैव टू प्रूव देम, इसीलिए आपको
काम करने में स्ट्रेस फील हो रहा है। तो ये थे हमारे टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। उसके बाद आता है हमारे पास इफेक्ट्स ऑफ स्ट्रेस ऑन हेल्थ। अब स्ट्रेस का हमारी हेल्थ पे क्या इफेक्ट पड़ता है, वो भी 4 वेज में पड़ता है, इमोशनल, साइकोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, कॉग्निटिव एंड बिहेवियरल। आप ऐसी गलती मत करना, वी ओनली रीड द फर्स्ट एंड द लास्ट अल्फाबेट ऑफ एनी वर्ड, इस वजह से हम लोग साइकोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं। बट साइकोलॉजी में सिर्फ ये वाले वर्ड्स को अच्छे से रीड करिए, हो सकता है वो साइकोलॉजिकल हो या फिजियोलॉजिकल हो। हेयर इट इज फिजियोलॉजिकल। इमोशनल वे में क्या इफेक्ट पड़ता है हमारी हेल्थ पर, मूड स्विंग्स होते हैं, डिक्रीज्ड कॉन्फिडेंस, टेंशन फील होती है, एंजाइटी फील होती है। फिजियोलॉजिकल में हमारे हार्मोन्स बहुत ज्यादा रिलीज होते हैं, एज वी अभी डिस्कस लाजरस की उस थ्योरी में, नॉट लाजरस थ्योरी, स्ट्रेस रिएक्शंस में, हमने ये देखा हाइपोथैलेमस से जो हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं। अगेन फिजियोलॉजिकल चेंजेस में हमारे हार्मोन्स रिलीज होते हैं, इस वजह से हमारा जो हार्ट रेट होता है वो इंक्रीज होता है। कॉग्निटिव वे में क्या हमारी हेल्थ पर इफेक्ट पड़ता है, हमें मेंटल ओवरलोडेड फील होता है, हम फॉल्टी डिसीजंस लेने लगते हैं, हम लोग का कंसंट्रेशन पुअर हो जाता है, कंसंट्रेशन पावर पुअर हो जाती है, हम लोग की जो मेमोरी पावर होती है वो भी बहुत ज्यादा डिक्रीज होती है। अब आते हैं हम बिहेवियर पे। हम लोग जो न्यूट्रिशनल फूड होते हैं वो कम खाना स्टार्ट कर देते हैं। यूजुअली जो लोग स्ट्रेस में होते हैं वो जंक फूड ज्यादा खाते हैं, अंदर से उनका मन करता है। देन इंक्रीज इनटेक ऑफ कैफीन, उनका कैफीन इनटेक बढ़ जाता है, एंड वो कुछ सेल्फ हार्म एक्टिविटीज, एज आई सेड अर्लियर, वो इन सब में उनका दिमाग लगने लगता है। ओके गाइस, सो लेट्स टेक अ 1 मिनट ब्रेक। मैं बस आप लोग के साथ एक एक्साइटिंग न्यूज शेयर करना चाहती हूँ। जैसे कि हमें पता है क्लास 12 साइकोलॉजी काफी चैलेंजिंग हो सकती है, बट डोंट वरी, क्योंकि मैंने और मेरे पार्टनर ने कुछ स्पेशल प्रिपेयर करा है सिर्फ आप लोगों के लिए। वी हैव क्रिएटेड अ बुक माइंडफुल साइकोलॉजी, जो कि स्पेसिफिकली हमारे जैसे स्टूडेंट्स के लिए है, और इसमें हमने इस सब्जेक्ट में जो भी चैलेंजेस फेस करते हैं उन सबको एड्रेस किया है। The unique features of this book are that ये क्लास 11th में सीखे हुए important topics, जो कि इस ईयर भी important हैं, उनसे शुरू होती है, एंड जिससे एक solid foundation बन सकता है न्यू मटेरियल के लिए। But this is not enough. हर चैप्टर के पहले you will find a QR code, जिसे स्कैन करके you will be directed to our YouTube channel where you can watch detailed explanation videos of each chapter. हमने हर टॉपिक को Q&A फॉर्म में स्ट्रक्चर किया है और हर क्वेश्चन के साथ मार्किंग दी है। इस तरह आपको हर क्वेश्चन के लिए कितना लिखना है वो एग्जैक्ट पता चलेगा, एंड एग्जाम्स के टाइम स्ट्रेस नहीं होगा। एंड इफ दिस फील्स लेस, हर चैप्टर के एंड में हमने रिवीजन के लिए एक फ्लो चार्ट भी दिया है। इन सब चीज़ों का एम है आपकी स्टडीज को एफिशिएंट एंड इफेक्टिव बनाना। तो अगर आप क्लास 12 साइकोलॉजी को कॉन्फिडेंटली कॉन्कर करना चाहते हो तो माइंडफुल साइकोलॉजी ज़रूर परचेस करना। दिस विल सून बी अवेलेबल इन सॉफ्ट कॉपी एंड हार्ड कॉपी ऑन दिस चैनल, सो स्टे ट्यून एंड कीप कनेक्टेड विद अस थ्रू आवर टेलीग्राम चैनल, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। अब आता है एक बर्नआउट स्टेज। बर्नआउट स्टेज क्या होता है? दिस इज द मेंटल एग्जॉशन स्टेज. It appears in the form of irritability, anxiety, feelings of helplessness and hopelessness. बर्नआउट स्टेज होता है हमारा मेंटल एग्जॉशन स्टेज। मतलब ये वो पॉइंट है जब हम जो पर्सन है वो फुल्ली कंप्लीटली मेंटली एग्जॉस्टेड है। ओके, एंड बर्नआउट स्टेज आ चुका है, हमें पता कैसे चलेगा? पर्सन बहुत इरिटेबल हो जाता है, उसको एंजाइटी फील होती है, उससे फीलिंग ऑफ हेल्पलेसनेस फील होती है, और होपलेसनेस, मतलब उनको लगता है बस सब कुछ खत्म हो चुका है। दिस स्टेट ऑफ फिजिकल, इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल एग्जॉशन इज नोन एज बर्नआउट स्टेज. स्ट्रेस कॉजेज साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स. These are allergies, psychosomatic disorder. ये अब हम लोग जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स वाला चैप्टर पढ़ेंगे उसमें हम इस टर्म को अच्छे से समझेंगे. बट सोमैटिक इज बेसिकली हमारी बॉडी से रिलेटेड, लाइक जो हमारी बॉडी के अंदर सब कुछ चल रहा है, दैट इज सोमैटिक. एंड साइकोसोमैटिक मतलब कुछ फिजिकली हम लोग को हुआ नहीं होता है, बट लेकिन ये मेंटली रिलेटेड हम लोग को सिम्टम्स आते हैं, जैसे कि एलर्जीज हम लोग को बाहर से कुछ हुआ नहीं होता है, जस्ट एक स्ट्रेसर होता है जो कि हम लोगों की माइंड को ट्रिगर करता है, जिस वजह से हम लोग को सिम्टम्स आते हैं. सो दिस इज बेसिकली अ साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर. अब आते हैं हमारे पास जनरल अडेप्टेशन सिंड्रोम, गैस मॉडल बाय हैंस सेले. तो इन्होंने बताया था देयर आर सिमिलर पैटर्न्स ऑफ बॉडीली रिस्पॉन्सेस. इन्होंने बोला कि स्ट्रेस के टाइम पर ना जितने भी ह्यूमंस हैं उन सबका एक सिमिलर पैटर्न है रिस्पॉन्ड करने का.
सबसे पहला आता है अलार्म रिएक्शन स्टेज, फिर एक रेजिस्टेंस स्टेज आता है, फिर एक एग्जॉशन स्टेज आता है। ये थ्री ऐसे ही इसी ऑर्डर में ये पैटर्न है जिसमें हर एक पर्सन स्ट्रेस में रिस्पॉन्ड करता है। तो अलार्म रिएक्शन स्टेज क्या है? दिस इज द एक्टिवेशन ऑफ एड्रेनल पिट्यूटरी कॉर्टेक्स सिस्टम, मतलब जो हमारा हार्मोनल सिस्टम है दैट वी हैव डिस्कस्ड पहले, एड्रेनल पिट्यूटरी कॉर्टेक्स सिस्टम, वो एक्टिवेट होता है हमारे अलार्म रिएक्शन स्टेज में, मतलब ये अराउजल स्टेज है। फिर होता है रेजिस्टेंस स्टेज, मतलब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कॉल्स फॉर मोर कॉशियस यूज ऑफ द बॉडीज रिसोर्सेज, मतलब इस टाइम पर हम लोग का ये एक्टिवेट हो गया है, हम लोग को स्ट्रेस मिल चुका है, अब हमारी बॉडी लड़ रही है उस स्ट्रेस से। तो हमारा जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है, मतलब हमारा जो नर्वस सिस्टम है, बेसिकली माइंड है, वो उसकी बॉडी में जितने भी रिसोर्सेज हैं, मतलब जैसे कि उसकी स्ट्रेंथ हो गई, मेंटल हेल्थ हो गई, जितनी भी चीजें हैं, उन सबको एक कॉशियस वे में यूज करता है। अब जैसे कि एक एग्जांपल है बिग बॉस हाउस का। बिग बॉस हाउस में उन लोग को लिमिटेड जो होता है फूड मिलता है, कि उनको जितने भी लाइक मंथ्स होते हैं, उन मंथ्स में इतना लिमिटेड फूड से ही सर्वाइव करना है। तो वो प्लान करते हैं दैट एक दिन में इतने से ज्यादा यूज नहीं किया जाएगा। दिस इज बेसिकली रिसोर्सेज का कॉशियस यूज। तो जो हमारा माइंड होता है वो भी एनर्जी को बहुत ही कॉशियस वे में, जितनी बॉडी की रिसोर्सेज उनको बहुत कॉशियस वे में यूज करता है ताकि वो फाइट कर सके टिल द स्ट्रेसर इज गॉन। फिर आ जाता है एग्जॉशन स्टेज। इसमें या तो हम लोग जीत गए हैं स्ट्रेसर से या तो हम हार गए हैं। द बॉडी ड्रेन्स लीडिंग टू स्ट्रेस रिलेटेड डिजीजेस। अगर हम जीत गए होंगे तो वैसे एग्जॉशन स्टेज आएगा नहीं, अगर हम लोग हार गए हैं तब आता है एग्जॉशन स्टेज। इसका डायग्राम है ये। तो बेसिकली यहाँ पर ये जो लाइन आपको दिख रही है, दिस इज द नॉर्मल रेजिस्टेंस। ये किसी भी पर्सन की नॉर्मल रेजिस्टेंस है, इतना तो इंसान रेजिस्ट करता ही करता है। अब अलार्म रिएक्शन स्टेज आ रहा है। अलार्म रिएक्शन स्टेज में एकदम से पर्सन डाउन अपने लोएस्ट पे जाता है। फिर यहाँ पर आता है ये पोर्शन होता है उसका, ये पोर्शन होता है उसका अराउजल। उसके बाद इस पूरे प्रोसेस में बॉडी फाइट कर रही होती है। बीच में हो सकता है कि आप स्ट्रेसर से जीत जाओ, देन ये यहीं पे स्टॉप हो जाएगा। पर लेकिन अगर बॉडी नहीं जीत पा रही है एंड ये और मूव ऑन होता जा रहा है, फिर एक ऐसा पॉइंट आता है जब बॉडी एकदम एग्जॉस्ट हो जाती है एंड अगेन डाउनफॉल, द स्टेज ऑफ एग्जॉशन। यहाँ पे स्टेज ऑफ रेजिस्टेंस चल रहा था एंड यहाँ पर आ गया फाइनली द स्टेज ऑफ एग्जॉशन। तो इस पैटर्न में सब ह्यूमन स्ट्रेस से फाइट करते हैं। दिस मॉडल इज क्रिटिसाइज फॉर लिमिटेड रोल ऑफ साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। अब ये जो मॉडल है गैस मॉडल बाय हांस सेले, इसको क्रिटिसिज्म भी मिला है बिकॉज अब अदर पीपल फील कि इसमें लिमिटेड रोल है साइकोलॉजिकल फैक्टर्स का। नाउ वी हैव साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी। साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी, इसमें 3 टर्म्स हैं इफ यू सी वेरी केयरफुली। साइको तो हो गया हमारा माइंड, राइट। न्यूरो, आई एम सॉरी, साइको हम लोग जो माइंड की स्टडी कर रहे हैं ये वो हो गया। न्यूरो में हमारे न्यूरॉन्स जो आते हैं, हमारा नर्वस सिस्टम वो, एंड इम्यूनोलॉजी में हमारा इम्यून सिस्टम आ गया। तो हम लोग यहाँ पे हमारे इम्यून सिस्टम और हमारे जो न्यूरॉन्स, हमारा जो साइकोलॉजिकल सिस्टम है, इन दोनों के बीच का ना रिलेशनशिप समझ रहे हैं। तो लिंक बिटवीन माइंड, ब्रेन एंड इम्यून सिस्टम एंड हाउ स्ट्रेस इम्पैक्ट्स इम्यून सिस्टम। तो ये बेसिकली क्या है कि हमारा जो माइंड है, हमारा जो ब्रेन है और हमारा जो इम्यून सिस्टम है, उनके बीच का एक लिंक, और स्ट्रेस में हम लोगों के इम्यून सिस्टम पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो अब ये माइंड और ब्रेन के बीच का एक डिफरेंस समझ लीजिए। ब्रेन हो गया हमारा ऑर्गन, ठीक है, जो हम लोग वो ग्राफिक्स नहीं देखते ऐसे ऐसे च्युइंगम, च्युइंगम जैसा जो दिखता है, ये हम लोग का ब्रेन हो गया। एंड जो न्यूरॉन्स अंदर रन कर रहे हैं, लाइक जो भी अंदर का लाइक एक्चुअल वर्किंग मटेरियल है, दैट इज आवर माइंड। जो हमारे थॉट्स हो गए, जो हम लोग, मैं भी बोल रही हूँ, जो भी एकदम एक्शंस में क्विक एक्शंस ले सकते हो अपनी बॉडी से, तो वो है माइंड जो फंक्शन करता है, एंड ब्रेन इज द ऑर्गन। तो अब हमारा जो हम लोग अपना इम्यून सिस्टम समझ लेते हैं। तो WBCs, वी ऑल नो, वाइट ब्लड सेल्स, WBCs ये हमारे फाइटर सेल्स होते हैं, इनको हम ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। तो इसमें 3 इसके वो होते हैं कंपोनेंट्स। टी सेल्स जो होते हैं, जो भी इन्वेडर्स होते हैं हमारी बॉडी में, बाहर से जो कुछ भी लाइक पैथोजेंस घुसे होते हैं, उनको डिस्ट्रॉय करता है।
जो बी सेल्स होते हैं वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं, मतलब ये एक तरीके से मेडिसिन बनाने का काम करते हैं जो कि क्योर करते हैं हम लोगों को। फिर आते हैं नेचुरल किलर्स। ये वायरस और जो ट्यूमर्स होते हैं, ट्यूमर्स जो कि कैंसर तक कॉज कर सकते हैं, उनसे फाइट करते हैं। और ये जो नेचुरल किलर्स होते हैं इनमें एक चीज होती है दैट इज साइटोटॉक्सिसिटी। साइटोटॉक्सिसिटी जो होता है ये हम लोग को डिफेंड करता है अगेंस्ट इन्फेक्शंस एंड कैंसर्स। तो नेचुरल किलर्स बेसिकली जितने भी वायरसेस ट्यूमर्स होते हैं उनसे लड़ाई करता है। और इसके अंदर ये जो साइटोटॉक्सिसिटी होता है, दिस इज द मेन हीरो। ये हम लोग को इन्फेक्शंस और कैंसर्स जैसी चीजों से बचाता है, प्रोटेक्ट करता है। ओके सो अब एक चीज है, जो स्ट्रेस्ड इंडिविजुअल्स होते हैं वो बीमार क्यों हो जाते हैं? क्योंकि वो ना अपने आप को पैथोजन से बहुत ज्यादा एक्सपोज कर देते हैं, जिस वजह से उनको फिजिकल इलनेस होती है। अब पैथोजन से एक्सपोज कैसे कर रहे हैं? अब देखो, ये जो पैथोजन्स हैं ये एंटर कैसे कर रहे हैं? हमारे इम्यून सिस्टम के थ्रू। इम्यून सिस्टम में ये सब चीजें हैं ना उनको हराने के लिए। बट लेकिन अगर एक बॉर्डर है, बॉर्डर पे यहाँ पे सोल्जर्स खड़े हैं, आप सोल्जर्स को ही खत्म कर दोगे तो ऑब्वियसली कोई भी इन्वेडर अंदर घुस जाएगा। तो ये हमारे हैं सोल्जर्स, बॉर्डर है हमारी बॉडी। अब अगर हम लोग इन सोल्जर्स को खत्म कर देंगे तो ऑब्वियसली जो बीमारियां हैं वो हमारी बॉडी में घुस जाएंगी। तो हम लोग इन सोल्जर्स को खत्म कैसे कर देते हैं? जो हम लोग का स्ट्रेस है, स्ट्रेस और जो हमारी नेगेटिव फीलिंग्स होती हैं, ये सब लोग प्लस होकर जो हमारा साइटोटॉक्सिसिटी है ना, इसको किल कर देता है और इसको रिड्यूस कर देता है, जिस वजह से हम लोग को इलनेस हो जाती है। हम लोग एक्सपोज कर देते हैं अपने आप को पैथोजेंस को, इस वजह से हो जाता है स्ट्रेस। अब आते हैं हम लोग कुछ टेक्निक्स देखेंगे, कोपिंग विद स्ट्रेस की टेक्निक्स। सो डायनामिक सिचुएशन क्या होती है? स्पेसिफिक रिएक्शन टू स्ट्रेस, सेट ऑफ कॉन्क्रीट रिस्पॉन्सेज टू स्ट्रेसफुल सिचुएशन और इवेंट्स टू रिजॉल्व एंड रिड्यूस स्ट्रेस। कोपिंग विद स्ट्रेस एक तरीके से एक डायनामिक सिचुएशन है जिसमें हम लोग स्ट्रेस में एक स्पेसिफिक रिएक्शन करना सीख रहे हैं। हम लोग कुछ सेट ऑफ कॉन्क्रीट रिस्पॉन्सेज बना रहे हैं स्ट्रेसफुल सिचुएशंस के लिए और इवेंट्स के लिए, और उन स्ट्रेस से कैसे रिजॉल्व करना है, उन स्ट्रेस को कैसे रिजॉल्व करना है और रिड्यूस करना है, ये चीज देख रहे हैं हम कोपिंग विद स्ट्रेस में। तो सबसे पहले हमारे पास आता है एंडलर और पाकर का कोपिंग स्ट्रैटेजीज। एंडलर और पाकर ने हम लोग को कुछ कोपिंग स्ट्रैटेजीज दी हैं। फर्स्ट इज टास्क ओरिएंटेड। टास्क ओरिएंटेड मतलब हम लोग टास्क पे ही फोकस कर रहे हैं। इसमें हम लोग अपनी प्रायोरिटीज डिसाइड कर रहे हैं। टास्क ओरिएंटेड में हम लोग डायरेक्टली जो टास्क है उससे डील कर रहे हैं, हम लोग अपनी प्रायोरिटीज इसमें डिसाइड कर देते हैं। वी डायरेक्टली डील विद द स्ट्रेसफुल सिचुएशन। इसमें जो सिचुएशन है ना, हम लोग उससे, जो स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, डायरेक्टली उससे डील करते हैं। इमोशन ओरिएंटेड क्या होती है? इसमें हम लोग जो हमारी फीलिंग्स है ना, जैसे एंगर या फ्रस्ट्रेशन या फिर डिसाइड करना कि कुछ भी जो है वो नहीं हो सकता टू चेंज द थिंग्स, तो हम लोगों ने इमोशन ओरिएंट करा। मतलब जैसे कि एग्जाम्स जो है, एग्जाम्स इज माई स्ट्रेसर, ठीक है। तो टास्क ओरिएंटेड क्या होगा कि मैंने एग्जाम्स, मेरी प्रॉब्लम है तो मैंने पढ़ना स्टार्ट कर दिया, दिस इज टास्क ओरिएंटेड, मैं एग्जाम के साथ डील कर रहा हूँ, ठीक है। इमोशनल ओरिएंटेड क्या हो गया कि मैंने कहा दैट नहीं, मुझे एग्जाम के लिए मुझे पढ़ाई नहीं करनी, मुझे अगर रोना आ रहा है, कल मेरा एग्जाम है ये सोच सोच के, तो मैंने रोना बंद कर दिया। या फिर मैंने ये मान लिया कुछ हो तो सकता है नहीं, छोड़ दो, चलो खेलने चलते हैं बाहर। तो मतलब यहाँ पे मैंने मेरे इमोशंस से डील करा। फिर आता है एक अवॉइडेंस ओरिएंटेड। अवॉइडेंस ओरिएंटेड क्या होता है? डिनाइंग और मिनिमाइजिंग द सीरियसनेस ऑफ द सिचुएशन। या फिर मैंने कहा कि कुछ भी नहीं है, एग्जाम बहुत ईजी एग्जाम है, कुछ नहीं होगा, पढ़ लेते हैं। तो मतलब मैंने 3 चीजों में फोकस करा, या तो मैं एग्जाम पे ही फोकस कर दूं जो मेरा स्ट्रेसर था, या तो मैं मेरे इमोशंस के ऊपर फोकस कर लूं, या तो मैं सिचुएशन की जो सीरियसनेस है उस पे फोकस करके उसको रिड्यूस कर दूं। दीज आर द 3 वेज जिस वजह से कोपिंग स्ट्रैटेजीज बताई है एंडलर और पाकर ने। फिर आता है एक लाजरस एंड फोकमैन का। इन्होंने बताया कोपिंग रेफर्स टू कॉन्स्टेंटली चेंजिंग कॉग्निटिव एंड बिहेवियरल एफर्ट्स टू master, reduce or tolerate the internal and external demands that are created by the stressful transaction. Same चीज इन लोगों ने भी कहा कि हम लोग कोपिंग जो होती है, इसका मतलब होता है कि हम लोग चेंज कर रहे हैं या तो कॉग्निटिव या तो बिहेवियरल एफर्ट्स, जिससे हम लोग मास्टर कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, फिर टॉलरेट कर सकते हैं इंटरनल या फिर एक्सटर्नल डिमांड्स को, जिस वजह से जो हम लोग का स्ट्रेसफुल ट्रांजैक्शन है, जिस वजह से वो क्रिएट हुआ है,
उसमें जो डिमांड्स आ रही हैं इंटरनल और एक्सटर्नल, हम उनको मैनेज कर सकते हैं। तो अब ये भी एक तो प्रॉब्लम फोकस्ड होता है और एक इमोशन फोकस्ड होता है। प्रॉब्लम फोकस्ड क्या हुआ कि हम लोगों ने प्रॉब्लम को अटैक करा, मतलब एग्जाम प्रॉब्लम थी ना, तो मैंने उसको अटैक कर दिया। इमोशन फोकस्ड कि हमने हमारे जो इमोशंस है जो डिस्टर्ब कर रहे थे, हम पढ़ नहीं पा रहे थे जिस वजह से, उसको अटैक कर दिया। सेम चीज है, बस इसमें एक अवॉइडेंस ओरिएंटेड दे रखा है, इसमें वो नहीं दे रखा। एंड इनकी थ्योरी में ओरिएंटेड वर्ड्स लिखे हुए हैं, इनकी थ्योरी में फोकस्ड वर्ड्स लिख रखे हैं, और टास्क नहीं, यहाँ पे प्रॉब्लम वर्ड यूज हुआ है। बस इतना इंपॉर्टेंट है, वरना ऑलमोस्ट सेम ही चीज है ये। अब हमारे पास आता है फाइनली द स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स। स्ट्रेस को मैनेज कैसे किया जा सकता है। फर्स्ट है हमारे पास रिलैक्सेशन टेक्निक्स। डीप ब्रीदिंग करो, मसल रिलैक्सेशन, लाइक स्ट्रेस बॉल्स आती हैं, उन्हें प्रेस करना होता है विद योर फिस्ट। उससे ना मसल्स जो होती हैं उनका जो एकदम जब भी हम लोग स्ट्रेस में होते हैं हमारी मसल्स एकदम टाइट हो जाती हैं। तो स्ट्रेस बॉल को दबाने से जो हमारी मसल्स होती हैं वो लूजन अप होती हैं, उनकी जो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिपल्शन वाली जो चीज होती है वो होती है, जिस वजह से मसल्स रिलैक्स होती हैं एंड हमारी बॉडी भी इंटायरली रिलैक्स हो जाती है। तो ये तो या तो वी कैन प्रैक्टिस दीज फॉर स्ट्रेस मैनेजमेंट। दूसरा आता है मेडिटेशन प्रोसीजर्स। इसमें कॉन्सेंट्रेशन कर सकते हैं, जो अनअवेयर स्टिमुलस होते हैं हमारे, उनके बारे में अवेयर हो सकते हैं। मेडिटेशन इज बेसिकली हमारे आसपास की जो चीजें होती हैं, हम लोग बाकी हर चीज से दिमाग हटाकर अपनी कंसंट्रेशन पावर इंक्रीज करते हैं और अपनी अवेयरनेस इंक्रीज करते हैं, जिस वजह से आधी प्रॉब्लम्स ऐसी सॉल्व हो जाती हैं। फिर आता है क्रिएटिव विजुअलाइजेशन, या हम लोग इमेजिन करते हैं या फिर इमेजरी फॉर्म करते हैं अपने माइंड में शांति में बैठ के, जिस वजह से हम लोग को स्ट्रेस कोपिंग में हेल्प मिलती है। या तो हमारे पास होता है CBT, दैट इज कॉग्निटिव बिहेवियरल टेक्निक्स। ये होता है स्ट्रेस इनोक्यूलेशन ट्रेनिंग डेवलप्ड बाय मैकिन्बॉम। आई डोंट नो द प्रोनाउंसिएशन, आई एम सॉरी। दिस इज बेसिकली ये एक स्ट्रेस इनोक्यूलेशन ट्रेनिंग है, ये इन्होंने डेवलप की थी। इसमें जो भी नेगेटिव फीलिंग्स होती हैं उनको पॉजिटिव में कन्वर्ट किया जाता है। अब एक्सरसाइज आती है। एक्सरसाइज से जो हमारा एंडोमोर्फिन होता है, एंडोमोर्फिन एक हार्मोन होता है जिससे हैप्पीनेस आती है, वो रिलीज होता है। बायोफीडबैक, बायोफीडबैक इज बेसिकली डेवलपिंग अवेयरनेस अबाउट फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स, learning ways to control in quiet conditions and applying in everyday life. बायोफीडबैक इज अ टेक्निक। इसमें क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल मुझे एग्जाम्स के टाइम पे हर बारी स्ट्रेस होता है, हर बारी आई कांट हेल्प विद इट। तो उसमें क्या करा जाता है, एक शांत इन्वायरमेंट में, क्वाइट इन्वायरमेंट में सबसे पहले तो समझा जाता है कि प्रॉब्लम क्या आ रही है। लाइक एग्जाम के टाइम पे स्ट्रेस होता है, क्या चीज़ है जो कि ट्रिगर कर रही है, उसको समझा जाता है। फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स को समझा जाता है, दैट व्हाट आई डू। एग्जाम्स के टाइम पे मैं पैनिक करने लगती हूँ, मैं ब्रीदिंग बिकम्स वेरी हाई, तो ये है मेरा फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स। अब मैंने क्वाइट कंडीशन में, एग्जाम्स नहीं चल रहे हैं अभी, नॉर्मल स्टडीज चल रही हैं, क्वाइट कंडीशन है, मैंने इसमें सीखा कि जब भी एग्जाम्स आएंगे तो आई डीप ब्रीथ एंड मैं एक प्लानर बनाऊंगी, स्टडी प्लानर, एंड उसके अकॉर्डिंगली स्टडी करूंगी, पैनिक नहीं करूंगी। तो मैंने क्वाइट कंडीशन में रिस्पॉन्सेस सीखे, लर्न करा भी, और जब एक्चुअली में वो स्ट्रेसर आया तो मैंने उसको अप्लाई करा, प्रैक्टिस करा। दिस इज अ फीडबैक टेक्निक। इससे हम स्ट्रेस को परमानेंटली किल कर सकते हैं, ओवर टाइम हम अपने स्ट्रेसर को किल कर सकते हैं। देन हमारे पास आता है प्रमोटिंग पॉजिटिव हेल्थ एंड वेलबींग। हम लोग एक पॉजिटिव हेल्थ और एक वेलबींग को कैसे प्रमोट कर सकते हैं। फर्स्ट इज स्ट्रेस रेजिस्टेंट पर्सनालिटी। हम लोग अपनी पर्सनालिटी ऐसी बना ले जो कि स्ट्रेस रेजिस्टेंट हो। Studies by Kobaso show that people with high stress but low illness have hardness personality traits. तो एक कोबासा की एक स्टडी थी जिसमें उन्होंने बताया कि जो पीपल होते हैं विद हाई स्ट्रेस बट लो इलनेस, मतलब उनका स्ट्रेस तो बहुत ज़्यादा है पर लोग बीमार कम पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास हार्डनेस पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं। हार्डनेस पर्सनालिटी ट्रेट क्या है? इसमें 3 C's आते हैं हमारे पास, कमिटमेंट, कंट्रोल एंड चैलेंजेस। दिस इज कमिटमेंट, या कमिटमेंट, कंट्रोल एंड चैलेंजेस। कमिटमेंट मतलब व्हाट यू आर डूइंग, जिस चीज़ को मैं कर रही हूँ, अगर मेरे को मेरा यूट्यूब चैनल चलाना है तो आई एम कमिटेड टू इट, दैट येस मैं वो काम करूँगी।
कंट्रोल, मेरा कंट्रोल है मेरी लाइफ पे। आई नो कि मुझे क्या प्रायोरिटी सेट करनी है, मुझे कब काम करना है। आई हैव द कंट्रोल। एंड चैलेंज, मतलब मैंने इसे एज अ स्ट्रेस नहीं लिया यूट्यूब को, मैंने इसे एज अ चैलेंज दिया दैट येस आई हैव टू डू इट। तो 3 C's जिनके अंदर होते हैं, कमिटमेंट, कंट्रोल एंड चैलेंज, वो लोग किसी भी स्ट्रेस से बहुत इजीली डील कर पाते हैं। उनको लो इलनेस होती है, चाहे कितना भी हाई स्ट्रेस हो, वो उसको ओवरकम कर लेते हैं। दिस इज द हार्डनेस पर्सनालिटी। उन्होंने अपनी पर्सनालिटी ऐसी बना ली है जो कि स्ट्रेस रेजिस्टेंट है। फिर आती है लाइफ स्किल्स। लाइफ स्किल्स क्या होती है? एबिलिटीज फॉर अडेप्टिव एंड पॉजिटिव बिहेवियर दैट इनेबल इंडिविजुअल्स टू डील इफेक्टिवली विद द डिमांड्स एंड चैलेंजेस ऑफ एवरीडे लाइफ। मतलब उन्होंने कुछ ऐसा अडेप्टिव बिहेवियर या पॉजिटिव बिहेवियर सीख लिया जिस वजह से वो डायरेक्टली जो एवरीडे लाइफ चैलेंजेस होते हैं, डिमांड्स होते हैं, उनसे डील कर पाते हैं, जिस वजह से स्ट्रेस नहीं होता। फिर आता है असर्टिवनेस, मतलब कम्युनिकेट क्लियरली एंड कॉन्फिडेंटली से नो टू रिक्वेस्ट। असर्टिवनेस क्या हो गई? जैसे कि कुछ लोग होते हैं दे आर पीपल प्लीजर। उन लोगों को कोई भी काम अगर कोई कुछ बोलता है तो उनके पास ऑलरेडी चाहे कितना लाइक अ माउंटेन ऑफ टास्क क्यों ना हो, वो उसको भी ले लेते हैं एंड अपने स्ट्रेसर में एक और चीज ऐड कर देते हैं। तो असर्टिवनेस होना इंपॉर्टेंट है। अगर आप फ्रीली कम्युनिकेट कर दो दैट यू कांट डू इट, यू आर ऑलरेडी बुक्ड, या फिर आप क्लियरली कॉन्फिडेंटली ये बात कहो, रिक्वेस्ट को नो कर दो, देन दैट कैन हेल्प यू मैनेज योर स्ट्रेस वेरी वेल। फिर आता है टाइम मैनेजमेंट। अपना टाइम को अच्छे से प्लान करा जाए, मैनेज किया जाए। रैशनल थिंकिंग, हर चीज़ को प्रोज एंड कॉन्स हर चीज़ सोची जाए फॉर एवरीथिंग। अपने जो आसपास के इंटरपर्सनल या फिर इंट्रापर्सनल रिलेशंस हैं उनको इम्प्रूव किया जाए। सेल्फ केयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओवरकमिंग अनहेल्पफुल हैबिट्स, जो भी कोई अनहेल्पफुल हैबिट्स हैं उनको ओवरकम करना। जैसे परफेक्शनिज्म, पीपल are crazy for perfectionism, they have to be perfect in every way, and perfectionism किसी भी वे में एक हेल्पफुल हैबिट नहीं है, वो हमेशा आपको ज़्यादा स्ट्रेस ही देगी। अवॉइडेंस एंड प्रोक्रास्टिनेशन, ये तीनों जो हैबिट्स हैं ये अनहेल्पफुल हैबिट्स हैं, इनको प्रैक्टिस नहीं करना चाहिए, इनसे ओवरकम करना है हमें अपनी डाइट हेल्थी रखनी है, हमें रेगुलरली एक्सरसाइज करनी है, पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है, वी हैव टू बी ऑप्टिमिस्टिक, हम लोग को एक पॉजिटिव थिंकिंग रखनी है, हम लोग को सोशल सपोर्ट गेन करना है। ओके हम लोग अकेले रह के कुछ भी अचीव नहीं कर सकते, वी आर अ सोशल बीइंग, वी हैव टू गेन सोशल सपोर्ट। टैंजिबल सपोर्ट मतलब मटीरियल एड जो होता है, हम लोग को सिर्फ और सिर्फ इमोशनल सपोर्ट नहीं चाहिए, टैंजिबल सपोर्ट भी चाहिए, मटेरियल एड भी चाहिए होती है। देन इंफॉर्मेशनल सपोर्ट, लाइक या तो इंफॉर्मेशनल आपकी फ्रेंड्स फैमिली से आ सकता है, या तो आप लाइक इंस्टीट्यूट्स वगैरह में जा रहे हैं, वहाँ से जो आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है, दैट इंफॉर्मेशनल सपोर्ट। एंड इमोशनल सपोर्ट इज बेसिकली आप अपना जो भी स्ट्रेस है आपके माइंड में जो कुछ भी है वो किसी को डीबर्डन कर पा रहे हो। तो ऑल दीज मेथड्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर योर positive mental health and well-being. With this, we have completed this chapter. This was very easy and small chapter. I hope आपको सब कुछ समझ आया होगा and stay stress free. ये हम लोग की खुद की stress ball हम लोग को कह रही है, stay stress free. तो thank you for watching, and if you have any doubts, comment में ज़रूर लिख देना, and please like, share and subscribe and comment on this video.